नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर लखनऊ से है। आज से 22 अप्रैल तक विभागों का प्रेजेंटेशन होगा। सीएम योगी सभी विभागों की प्रेजेंटेशन देखेंगे। आज सीएम योगी सामाजिक सुरक्षा विभाग का प्रेजेंटेशन देखेंगे। समाज कल्याण महिला कल्याण विभाग भी इसमें शामिल है। कल चिकित्सा स्वास्थ्य का प्रेजेंटेशन देखेंगे सीएम योगी। 20 अप्रैल को ग्राम विकास सेक्टर का प्रेजेंटेशन होगा। 21 अप्रैल को एक नगरीय विकास सेक्टर का प्रेजेंटेशन होगा। 22 अप्रैल को शिक्षा माध्यमिक उच्च शिक्षा का प्रेजेंटेशन होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समाज कल्याण महिला कल्याण विभाग भी इस पर शामिल है। प्रेजेंटेशंस लगातार योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं और अब भी वो प्रेजेंटेशन देखेंगे। चिकित्सा स्वास्थ्य का प्रेजेंटेशन कल होगा और महिला सुरक्षा को लेकर महिला कल्याण को लेकर प्रेजेंटेशन रहेगा। आज 20 अप्रैल को ग्राम विकास सेक्टर का प्रेजेंटेशन भी होगा। 21 अप्रैल को नगरीय विकास सेक्टर का प्रेजेंटेशन होगा। 22 अप्रैल को शिक्षा माध्यमिक उच्च शिक्षा का प्रेजेंटेशन होगा। आज से 22 अप्रैल तक विभागों का प्रेजेंटेशन होगा। खबर लखनऊ से है। सीएम योगी सभी विभागों की प्रेजेंटेशन देखेंगे। एसके वाजपेयी मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त हैं। एसके, आज का जो प्रेजेंटेशन रहेगा उसको लेकर क्या कुछ खास जानकारी है? क्या कुछ इसमें एक्शन प्लान को लेकर चर्चा हो सकती है? क्या प्रेजेंटेशन में खास बातें रहेंगी? इसको लेकर कोई खास जानकारी आपके पास एसके? बिल्कुल, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो भी बेहतर हो सके वो किया जाए। सभी विभागों का 100 दिन का एजेंडा सेट कर दिया गया है और 100 दिन के ऊपर क्या काम हो, किस तरीके से काम हो, तो इन सारी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेजेंटेशन लगातार देख रहे हैं। हम आज की बात करें तो आज सामाजिक सुरक्षा विभाग, समाज कल्याण, महिला कल्याण जैसे विभागों का प्रेजेंटेशन होना है और कहीं न कहीं इस प्रेजेंटेशन में अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोशिश यही है कि चीजों को बेहतर ढंग से किया जाए और कहीं न कहीं वो एक संदेश देने की कोशिश की जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो वायदे किए थे उनको पूरा किया जाएगा। अगर हम समाज कल्याण विभाग की बात करें तो समाज कल्याण में कई ऐसी योजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है। खास तौर पर अगर हम उन योजनाओं की बात करें तो उसमें जो बड़े पैमाने पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम होते हैं उनको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रेजेंटेशन देखेंगे। क्योंकि हम पिछली बार बात करें तो 1 लाख से ज्यादा जोड़ों का विवाह उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कराया गया था। जो अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा है कि 55,000 रुपए जो कि एकल विवाह जो होता था उसका जो अनुदान था उसको 1 लाख किया गया है। साथ ही साथ सामूहिक विवाह के दौरान जो उत्तर प्रदेश सरकार का अनुदान था वो 85,000 था, उसको 1,17,000 किया गया है। बड़े पैमाने पर छात्रवृत्ति मिलती है। उसके अलावा छात्र शुल्क प्रतिपूर्ति होती है जो कि समाज कल्याण विभाग से आती है। कहीं न कहीं उन विभागों का प्रेजेंटेशन आज मुख्यमंत्री देखने जा रहे हैं। अगर हम ऑल ओवर की बात करें तो पूरे 52 मंत्रियों के विभागों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7 सेक्टर में डिवाइड किया है। 2 सेक्टर का प्रेजेंटेशन हो चुका है जिसमें कृषि और औद्योगिक विकास, साथ ही साथ उसके सेक्टर से जुड़े हुए करीब 11 विभाग थे जिनके प्रेजेंटेशन किए जा चुके हैं। आज तीसरे सेक्टर जो कि समाज कल्याण, महिला कल्याण और सामाजिक सुरक्षा जैसे विभागों का प्रेजेंटेशन होना है जिसमें करीब 8 से 9 विभाग शामिल होंगे। निश्चित है कि ये विभाग, अच्छा, मतलब एक सेक्टर के अंदर 8 से 9 विभाग शामिल होंगे और सेक्टर वाइज तरीके से ये प्रेजेंटेशन चल रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में 52 मंत्री बनाए गए हैं और 52 मंत्रियों का प्रेजेंटेशन 7 बार में होना है। और इसमें कोशिश ये की गई है कि जैसे कृषि विभाग है उससे जुड़े हुए, जैसे मत्स्य है, वन है या पर्यावरण जैसे विभाग हैं, उनसे जो जुड़े हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कृषि से जुड़े हुए विभाग हैं जिसमें सिंचाई भी आता है, उनको एक साथ को रिलेट करके एक सेक्टर बनाया गया जिसका प्रेजेंटेशन सामूहिक तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले लिया था। दोबारा जो प्रेजेंटेशन हुआ उसमें औद्योगिक विकास था और उससे जुड़े हुए करीब 9 विभाग और थे जिसमें औद्योगिक विकास था, यूपीडा था, एक्सप्रेसवे था, सेतु निगम था, ये बहुत पीडब्ल्यूडी था। मतलब जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टिव रहेंगे वो विभागों का एक साथ एक सेक्टर में उनको इंक्लूड करके उनका प्रेजेंटेशन चल रहा है और इनका कोऑर्डिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट है कि एक कोऑर्डिनेशन जो आमतौर पर अलग अलग मंत्रालयों के कारण नहीं हो पाया करता था, इस बार उनको एक इसमें सेक्टर में डाल के ये कोशिश भी की जा रही है कि आपको कोऑर्डिनेशन बिठाना है ताकि रिजल्ट अच्छा हो और काम क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड इस बार होना है।
बिल्कुल, अगर हम इस कोऑर्डिनेशन की बात करें तो वजह यही है कि अगर एक विभाग का काम होता है तो 3 से 4 विभाग या 5 विभागों से एनओसी लेनी पड़ती है, उनसे भी अनुमति होती है। तो एक विभाग का अगर काम है तो दूसरे विभाग में उसका काम ना रुके। अगर वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं तो निश्चित है कि उनको एक दूसरे के साथ प्रेजेंटेशन दें, उनका सहयोग क्या होगा इस काम में यह भी बताएं। और जहां पहले 100 दिन का एजेंडा था, अब ये एजेंडा है 6 माह, 1 साल और पूरे 5 साल में आप क्या करने वाले हैं, विभाग किन चीजों को लेकर आगे बढ़ने वाला है। एक समस्या लगातार आती थी, जो पहले अफसरों की तरफ से भी लगातार शिकायत होती थी कि अगर पीडब्ल्यूडी का काम है, कोई रोड बननी है, उसमें एनओसी उसको चाहिए सिंचाई विभाग से या उसको वन विभाग से चाहिए, कुछ पेड़ कटवाने हैं, तो कहीं ना कहीं ये लगातार फाइलें लटकी रहती थी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी वजह से सभी 52 मंत्रियों के विभागों को 7 सेक्टर में डिवाइड किया, ताकि सभी एक साथ प्रेजेंटेशन दें। उन विभागों का अपना रोल उसमें क्या होगा, अगर कोई जरूरत पड़ती है दूसरे विभाग को अपनी योजनाओं के लिए, तो वो विभाग किस तरीके से उनको चीजें उपलब्ध कराएगा। इन बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सेक्टर्स बनाए गए हैं। आज तीसरे सेक्टर का प्रेजेंटेशन होने वाला है। हालांकि इसके बाद की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य 2 बड़े विभाग हैं जिनका प्रेजेंटेशन होगा। उससे जुड़े हुए जो कोरेट विभाग हैं वो भी साथ में प्रेजेंटेशन देंगे, जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का डिपार्टमेंट है। तो निश्चित है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार कोशिश कर रहे हैं कि जिन चीजों को लेकर लगातार सवाल उठे उनको खत्म किया जाए और जो वायदे हुए उनको पूरा किया जाए। जी और इसके बहुत शुक्रिया, लेकिन आगे खबरों पर आपके पास वापस लौटेंगे। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि फिलहाल क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड काम का एजेंडा रखा गया है, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट यह है कि कोऑर्डिनेशन, बेटर कोऑर्डिनेशन हो। उस बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया है और इसी तरीके से आगे जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया जा रहा है। वहीं यूपी में लगातार विदेशी निवेश बढ़ रहा है। निवेश के साथ ही उत्तर प्रदेश में रोजगार के साधन भी बढ़ रहे हैं। यूपी में विदेशी निवेश 712.35 से बढ़कर 785.55 यूएस डॉलर हो चुका है। जून 2021 से दिसंबर 2021 के बीच में यूपी में निवेश का मूल्यांकन हुआ। विदेशी निवेश लाने में यूपी 11वें नंबर पर है। यूपी में 39 विदेशी कंपनियों की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। यूपी सरकार निवेश वाली जो कंपनियां हैं उनको उपलब्ध करा दी है जमीन। इनसे 20,559 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश का अनुमान है। जर्मनी की कंपनी वाइका इंस्ट्रूमेंट को गाजियाबाद में जमीन दी गई है। यूके की कंपनी वेबले स्कॉट को हरदोई में जमीन दी गई है। और इसी तरीके से जो फॉरेन इन्वेस्ट है उसको अट्रैक्ट किया जा रहा है, उनको यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और उनके लिए जो भी चीजें हैं बेहतर वे में उनको किया जा रहा है। एसके वाजपेयी लगातार बने हमारे साथ में और एसके का फिर से एक बार रुख करेंगे। एसके, किसी भी राज्य के विकास के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है वहां पर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होगा तो पैसा आएगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। और पिछली बार सरकार इस मामले में बहुत ज्यादा घिरी है, इसलिए शायद ये शुरुआती फेज में ही सरकार इस पर भी फोकस करने लग गई है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश में निवेश लाने, रोजगार के साधन बढ़ाने और सबसे बड़ी बात की उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन तक ले जाने, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का अपना सपना है कि देश की जो इकोनॉमी है वो $5 ट्रिलियन की रहे। तो कहीं ना कहीं उसमें उत्तर प्रदेश का अहम रोल होगा, क्योंकि देश का सबसे बड़ा सूबा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इसके लिए काम कर रहे हैं। यही एक बड़ी वजह है कि उत्तर प्रदेश में 2 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी और उसके अलावा इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था। डिफेंस एक्सपो का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया था, जिसमें कोशिश की गई थी कि जो विदेशी कंपनियां हैं उनको निवेश के लिए आकर्षित किया जाए, जो उत्तर प्रदेश में आए, अपने उद्यमों को उत्तर प्रदेश में लगाएं और यहां के लोगों को रोजगार दें। उत्तर प्रदेश सरकार उनको सिंगल विंडो सिस्टम के तहत हर वो सुविधा उपलब्ध कराएगी, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सड़क हो या फिर सुरक्षा, जो कि सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में मुद्दा था, जो बाहरी कंपनियां आती हैं वो लेकर। तो कहीं ना कहीं वो माहौल उत्तर प्रदेश में बेहतर हुआ है। और अच्छा, एक चीज तो है इसके, अभी जो हालात हैं और जिस तरीके से स्ट्रैटेजी पर काम किया जा रहा है उसको देखकर लगता है कि जैसे अगले 5 साल में उत्तर प्रदेश बाकी उत्तम प्रदेश बन जाएगा। मतलब जो काम का फॉर्मेट हम अभी देख रहे हैं, मतलब बहुत ही एडवांस तरीके से काम किया जा रहा है। विभागों को कोऑर्डिनेशन होगा तो फिर इन्वेस्टर्स के लिए इजी प्रोसेस होगा। और जो ये सिंगल विंडो सिस्टम है तभी इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है जब विभागों के अंदर आपसी कोऑर्डिनेशन होगा। तो मतलब इतना सिस्टमैटिक इसको चलाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है वाकई जैसे उत्तर प्रदेश नहीं है जिसकी व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठते थे, आज ये उत्तम प्रदेश की दिशा में वाकई लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है।
बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि अगर हम देखें तो चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर आरोप उत्तर प्रदेश सरकार पर लगे थे कि निवेश के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में हुई, इन्वेस्टर समिट हुई, डिफेंस एक्सपो हुआ, लेकिन उस तरीके से निवेश नहीं आया। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने 6 महीने के आंकड़े जारी किए हैं, जो कि जून 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक, मतलब अगर हम इन 6 महीने की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो विदेशी निवेश था वो 712.35 यूएस डॉलर था, जो कि अब बढ़कर 785.35 यूएस डॉलर हो चुका है। अगर हम इसको हम भारतीय रुपए में बात करें तो 5,211 करोड़ रुपए निवेश था, जो कि अब 5,758 करोड़ रुपए हो चुका है। तो निश्चित है कहीं ना कहीं ये एक बड़ा अचीवमेंट है उत्तर प्रदेश के लिए, और यही एक बड़ी वजह है कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो चाहे वो ब्रिटानिया हो, पेप्सिको हो या वेबले जैसी कंपनियां हो जो कि जर्मनी, यूके और फ्रांस जैसे देशों से आती हैं, वो लगातार उत्तर प्रदेश में निवेश कर रही हैं। और जहां तक उत्तर प्रदेश की चीजों का सवाल है, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जब उत्तर प्रदेश में 2017 में योगी सरकार आई, उस दौरान उत्तर प्रदेश में केवल 3 एयरपोर्ट वर्किंग में थे और आज 7 एयरपोर्ट वर्किंग में है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार वो इंफ्रास्ट्रक्चर देने की कोशिश कर रही है। अगर हम एक्सप्रेसवे को देखेंगे तो सिर्फ एक एक्सप्रेसवे था जो कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक आगरा एक्सप्रेसवे था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में 3 एक्सप्रेसवे हैं। एक तो लखनऊ से लेकर जो दिल्ली का एक्सप्रेसवे है, एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से तैयार है। आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर उसका शुभारंभ पीएम मोदी करने वाले हैं। तो निश्चित है कि 3 एक्सप्रेसवे हैं और डिफेंस कॉरिडोर लगातार बन रहा है जो बुंदेलखंड को उत्तर प्रदेश के अवध से लेकर पश्चिम तक जोड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उस पर लगातार काम चल रहा है। तो कोशिश की जा रही है कि विदेशी कंपनियों के लिए वो माहौल तैयार किया जाए जिससे कि उनको उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, बिजली की व्यवस्था मिले, सुरक्षा मिले, साथ ही साथ सिंगल विंडो सिस्टम के तहत उनको कहीं पर कोई रोक ना हो, एनओसी भी उनको तत्काल जारी की जाए। तो लगातार इस पर काम चल रहा है और इसी वजह से उत्तर प्रदेश में लगातार निवेश बढ़ रहा है। अगर हम देश के प्रत्यक्ष निवेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश 11वें नंबर पर है, लेकिन जिस तरीके से लगातार चीजें चल रही हैं, कहीं ना कहीं अगर ये लगातार चलती रही तो बहुत जल्द ही टॉप 5 में उत्तर प्रदेश का नाम होगा। जी एसके, वापस लौटते हैं फिर आपके पास और अपडेट्स के लिए। लखनऊ से ही खबर है, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। फैसला यह है कि 100 दिन के भीतर 21,000 करोड़ लोन वितरण का लक्ष्य है, जिसको पूरा किया जाएगा। स्वयं सहायता समूह, रेहड़ी पटरी दुकानदारों को ये लोन दिया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड धारकों, मत्स्य पालन के लिए भी ये लोन दिया जाएगा। और एसके लगातार बने हमारे साथ में। एसके, ये स्वयं सहायता समूह, रेहड़ी पटरी दुकानदारों को ये जो लोन का प्रावधान पिछली बार की सरकार से शुरू हुआ है, क्योंकि पिछली सरकार के कार्यकाल में भी ये प्रावधान था, लेकिन सवाल ये उठ रहे थे कि ये जो बैंक हैं इनकी अपना जो प्रोसीजर है उसको इतना ज़्यादा इन लोगों ने टफ किया हुआ है कि इन लोगों का एक्सेस वहाँ पर नहीं है। अब जबकि योगी सरकार उनके हितों का इतना ख्याल रख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस बार कुछ निर्देशित बैंक्स को भी किया गया होगा। तो क्या इजी प्रोसेस रहेगा? एसके, बिल्कुल, अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 21,000 करोड़ रुपए के लोन वितरण का लक्ष्य रखा गया। और लक्ष्य भी इसलिए है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, उनको उत्तर प्रदेश सरकार ये ऋण वितरण के जरिए पैसा उपलब्ध कराएगी ताकि वो अपना खुद का रोजगार उपलब्ध कर सकें और साथ ही साथ बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार दे भी सकें। क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की तरफ से ये चीजें आती रही हैं कि उनकी कोशिश है कि वो रोजगार मांगने के बजाय रोजगार देने वाला युवाओं को बनाना चाहते हैं। और जहां तक अगर हम पटरी और रेहड़ी दुकानदारों की बात करें तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लगातार उनको लोन दिया गया है और कोशिश की गई है कि उनके जो दुकानें, जो उनका व्यापार कोरोना काल में कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ, बड़े पैमाने पर बंद भी हुए, वो अपना दोबारा से सरकार से इस योजना के तहत ऋण लेकर अपना काम शुरू कर सकें, अपना रोजगार फिर से शुरू कर सकें। उस दिशा में कहीं ना कहीं ये कदम है। और जहां तक बैंकों का सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बैंकों को निर्देशित किया गया है कि वो सरकार की इस योजना में जो भी लोग अप्लाई करते हैं उनको पूरी तरीके से सहयोग करें, कोशिश करें कि जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको आसान किया जाए। उस सरलीकरण प्रक्रिया की वजह यही है कि लोगों को आसानी से ऋण उपलब्ध हो सके ताकि वो अपना अगर कोई रोजगार करना चाहते हैं तो वो कर सकें। इसके लिए उद्योग बंधु, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग विभाग को भी लगाया गया है कि वो अपने यहां प्रोजेक्ट लें कि अगर कोई युवा कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता है तो वो प्रोजेक्ट उद्योग बंधु 25 लाख तक का अगर कोई प्रोजेक्ट है तो वो खादी ग्रामोद्योग या उससे ऊपर का कोई प्रोजेक्ट है तो
तो वो उद्योग बंधु में उसको जमा कर सकता है। उसके बाद उस प्रोजेक्ट पर विचार करने के बाद उसको लोन सैंक्शन के लिए फाइल बैंक को भेजी जाएगी। तो निश्चित है कि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह कोशिश की जा रही है कि अगर कोई युवा अपना रोजगार शुरू करना चाहता है तो उसको ऋण दिया जाए ताकि वो अपना रोजगार शुरू कर सके और उत्तर प्रदेश में स्वदेशी के तहत चीजें हो, चाहे वो ओडीओपी योजना हो या अपना कोई अलग रोजगार हो, तो उसके तहत उत्तर प्रदेश के उत्पादों को भी बाहर प्रमोट किया जा सके। इसके लिए लगातार काम जारी है और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नवंबर में बहरीन में एक एक्सपो भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें यह कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश के जो उत्पाद हैं वो बाहर कैसे उनकी बिक्री बढ़े, इस पर भी उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। तो हम कहें कि कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि इस ऋण वितरण के जरिए पहले चीजों को प्रमोट किया जाए, बाद में उन उत्पादों को देश के बाहर भी भेजा जाए ताकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लोगों की इनकम बढ़े और रोजगार के साधन पैदा हों। जी एसके, वापस लौटते हैं आपके पास और अपडेट्स के लिए। देखिए, लगातार दर्शकों को हम अपने अपडेट्स दे रहे हैं, क्या कुछ सरकार की योजनाएं जिससे वो लाभान्वित हो सकते हैं, किस तरीके से रोजगार के अवसर बढ़ाने को लेकर सरकार काम कर रही है। इस बीच खबर लखनऊ से ही है। कृषि विभाग ने लक्ष्य तय किया है अगले 5 सालों के लिए तिलहन दलहन में आत्मनिर्भर बने यूपी, और इसी के लिए उत्पादन बढ़ाने के मिशन पर कृषि विभाग काम करेगा। तिलहन का क्षेत्रफल 19.98 से बढ़ाकर 24.77 लाख हेक्टेयर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। दलहन का क्षेत्रफल 23.80 से बढ़ाकर 28.83 करने का लक्ष्य रखा गया है। और हमारे साथ में एसके लगातार बने हुए हैं। एसके, इसको लेकर भी जरा पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो पहला प्रेजेंटेशन देखा था वो कृषि विभाग का प्रेजेंटेशन, और कहीं ना कहीं उसमें किस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी उस पर बात की थी। कैसे किसानों की आय बढ़ाई जाए, कम लागत पे उनको बीज उपलब्ध कराए जाएं, सिंचाई के साधन उपलब्ध हों, बिजली उनको सस्ती दी जाए ताकि किसान कहीं ना कहीं सिंचाई व्यवस्था को पूरी तरीके से कर सकें, और साथ ही साथ जो उनके उत्पाद हैं उनको किस तरीके से आगे प्रमोट किया जाए। जो क्षेत्रफल है कि उत्तर प्रदेश अपने में आत्मनिर्भर बने और उत्तर प्रदेश के अलावा बाहर के राज्यों या बाहर के देशों में भी उत्तर प्रदेश की जो दलहन और तिलहन की जो फसलें हैं उनका निर्यात किया जा सके, इस पर काम किया जाए। जिसके लिए कोशिश ये की जा रही है कि ऐसी जमीनें जो उपजाऊ नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 5 साल में करीब 2 लाख हेक्टेयर ऐसी जमीनों को उपजाऊ बनाने की कोशिश की है, जिन पर अब कहीं ना कहीं अब चीजें फसलें पैदा होना शुरू हो चुकी हैं। और अब आगे की योजना यही है कि उनका क्षेत्रफल बढ़ाया जाए। जहां तक दलहन फसलों का सवाल है, उनको 19 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 24 लाख हेक्टेयर करीब करने की योजना है। वहीं अगर हम तिलहन की बात करें तो करीब 28 लाख हेक्टेयर तक उसको पहुंचाने की योजना है, जो वर्तमान में करीब 24 लाख हेक्टेयर है। तो कोशिश यही है कि उत्पादन बढ़ाया जाए, बढ़ाने के साथ ही उन चीजों को उत्तर प्रदेश से बाहर भेजा जाए, खुद आत्मनिर्भर बना जाए कि अगर उत्तर प्रदेश में अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो उत्तर प्रदेश में ही उपलब्ध हो, ताकि आयात कम हो और निर्यात बढ़े और किसानों की आय भी बढ़ाई जाए। तो उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। और कृषि विभाग ने ये प्रेजेंटेशन जब दिया था तो कहीं ना कहीं चीजों के बारे में बताया था कि किस तरीके से वो इन चीजों पर काम कर रहा है, पूर्व में उसने कितना काम कर लिया है और आगे आने वाले समय में उसकी क्या कार्य योजना है। तो कहीं ना कहीं उस पर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है, क्योंकि प्रेजेंटेशन हो चुका है। 11 विभाग इसमें शामिल थे और सभी ने एक संयुक्त प्रेजेंटेशन दिया था, जिसमें यह सहमति बनाई गई थी कि सभी विभाग मिलकर कहीं ना कहीं इस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। जी चलिए एसके, वापस लौटते हैं आपके पास में। लखनऊ से एक खबर है, पीडब्ल्यूडी विभाग के 103 जेई पर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। फर्जी डिप्लोमा के सहारे लिपिक से अवर अभियंता बने जेई पर कार्रवाई होगी। चीफ इंजीनियर्स की कमेटी ने जांच में गड़बड़ी पाई थी। 2016 में सपा सरकार में प्रमोशन किया गया था। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद के आदेश पर इनकी फाइल्स को फिर से खोला गया है। और एसके लगातार बने ही हमारे साथ में। एसके, इसे लेकर भी पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो 2016 का वक्त था जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उस दौरान 103 जूनियर इंजीनियरों का प्रमोशन हुआ था, जो कि लिपिक के पद से प्रमोट होकर जूनियर इंजीनियर बने थे। उस दौरान पीडब्ल्यूडी विभाग ने एक योजना निकाली थी कि अगर आपके पास में इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है और लगातार आप एक जो निश्चित समय सीमा है उतने दिन तक काम विभाग में कर रहे थे, तो उस डिप्लोमा के जरिए आपका प्रमोशन किया जा सकता है। जिसमें उत्तर प्रदेश के जो लिपिक थे, जो पीडब्ल्यूडी विभाग से आते थे, उन्होंने बड़े पैमाने
पैमाने पर फर्जी डिप्लोमा डिग्री लगाई थी और उसके बाद उनका प्रमोशन हो गया, जो कि जूनियर इंजीनियर के पद पर पहुंच गए। इस पूरे मामले की शिकायत 2017 में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी उस दौरान हुई। पूरे मामले की जांच कराई गई। जांच कराने पर 103 ऐसे इंजीनियर पाए गए जिनके डिप्लोमा फर्जी थे और लिपिक से वो जूनियर इंजीनियर बन गए थे। फिर पूरे मामले पर नोटिस जारी की गई थी उन सभी इंजीनियर्स को कि आखिर ये डिप्लोमा कहां से आया और किस तरीके से फर्जी डिप्लोमा प्रयोग करके आपने प्रमोशन हासिल किया, इस पर आप अपना जवाब दाखिल करें। हालांकि कुछ इंजीनियर्स ने जवाब दिया और कुछ ने नहीं भी दिया, लेकिन ये फाइल ठंडे बस्ते में चली गई थी। अब दोबारा से जब उत्तर प्रदेश में योगी 2 की सरकार आई है तो जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं और उन्होंने इन फाइलों को दोबारा से खुलवाया है और ऐसे इंजीनियर्स पर जिन्होंने फर्जी डिप्लोमा का प्रयोग करके प्रमोशन लिया था उन पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं कार्रवाई आगे बढ़ेगी और बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ऐसे इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई होगी या उनको रिवर्ट किया जाएगा अपने मूल पद पर जिस पर वो पहले थे, और साथ ही साथ उनको विभागीय कार्रवाई का भी सामना करना होगा क्योंकि फर्जी डिप्लोमा की शिकायत हुई थी और इस पूरे मामले को लेकर अब कार्रवाई आगे बढ़ रही है। जी चलिए ठीक है एसके, आते हैं आपके पास में और अपडेट्स के लिए। देखिए लखनऊ से खबर है, बिजली बिल रिवीजन में करोड़ों का घोटाला, इंजीनियरों ने उपभोक्ताओं से करोड़ों रुपए वसूले, विभाग में जमा नहीं किया। और महोबा और देवरिया में बिल रिवीजन में घोटाले का खुलासा, यूपीपीसीएल प्रबंधन ने विशेष टीम गठित करके जांच शुरू की है। देवरिया में तैनात रहे अधीक्षण अभियंता ने घोटाले की शिकायत की थी। और एसके लगातार बने हमारे साथ में। एसके, इसको लेकर भी जरा जानकारी आपसे चाहेंगे, इस पूरे मामले में क्या कुछ फिलहाल स्टेटस अपडेट है? इतना बड़ा घोटाला ये लोग कर रहे थे विभाग के साथ में, ऐसे में क्या कुछ एक्शन और इनके खिलाफ में क्या कुछ सबूत अब तक जुटा पाई है विभाग के लोग, अधिकारी जो भी इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, मामले में जांच कर रहे हैं? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो लगातार सभी विभागों में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। एक मामला प्रकाश में आया है जिसमें 2 जिले हैं, महोबा और देवरिया। इन दोनों जिलों में बड़े पैमाने पर जो बिल रिवीजन हुए थे जिसमें यूपीपीसीएल की तरफ से निर्देश जारी किया गया था कि वो उपभोक्ता जो बिल जमा नहीं कर पाए हैं उनका बिल लगातार चक्रवृद्धि ब्याज के दर से बढ़ा था, उनके मूल जो बिल थे वो ले लिए जाएं और उनका बिल रिवीजन कर दिया जाए और उनके कनेक्शंस को बहाल किया जाए, जिसके बाद बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं ने ये बिल रिवीजन कराए थे। लेकिन जो चीजें निकलकर सामने आई हैं कि बिल रिवीजन हुए लेकिन वो पैसा जो रिवीजन के दौरान सरकारी खाते में जाना चाहिए था वो इंजीनियरों ने अपने पास रख लिया बजाय सरकारी खाते में जमा करने के, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं शिकायत हुई। एक अभियंता है जो कि अधिशासी अभियंता है, देवरिया में रहे हैं, उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत की थी और शिकायत करने के बाद पूरे मामले की जांच हुई जिसमें 2 जिले जिसमें महोबा और देवरिया निकल कर आए हैं, जिसमें करीब 37 करोड़ रुपए का मामला निकलकर सामने आया है। चूंकि अब इस पूरी शिकायत के बाद यूपीपीसीएल ने एक विशेष कमेटी गठित की है जो पूरे मामले की जांच कर रही है और कहीं ना कहीं बाकी जिलों में रिवीजन की क्या स्थिति रही है उसकी भूमिका की भी जांच होगी। साथ ही साथ ऐसे इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने पैसा रिवीजन के दौरान लिया लेकिन सरकारी खाते में नहीं जमा किया, तो कहीं ना कहीं ऐसे गबन करने वाले इंजीनियरों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जी चलिए ठीक है एसके, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और फिलहाल रुकने बहुत ही छोटे से ब्रेक ले, लेकिन आगे भी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।